गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेट मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट। तो प्रिसाइज मेजरमेंट के बेसिस पे हमें एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है एनसीईआरटी बुक का। एग्जाम्पल नंबर 2.6, एग्जाम्पल नंबर 2.6 हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन में है क्या, एक स्टैंडर्ड क्लॉक है हमारे पास। मान लीजिए कि लेबोरेटरी में एक स्टैंडर्ड क्लॉक लिया गया है जिसका जो टाइम है 12 दिखा रहा है, 12। और हमारे पास दो क्लॉक हैं, एक क्लॉक 1 और एक क्लॉक 2। तो इन दोनों क्लॉक का स्टैंडर्ड क्लॉक से कंपेयर किया गया है और ये बताना है कि क्लॉक 1 और क्लॉक 2 में से कौन सा प्रिसाइज मेजरमेंट देगा हमें और किस क्लॉक को हम प्रीफर करेंगे फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 2.6 है। इसमें लिखा 2 क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन ए नेशनल लेबोरेटरी, जो NPL होता है। तो एक स्टैंडर्ड क्लॉक है एट 12 नून बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक। द रीडिंग्स ऑफ द 2 क्लॉक्स आर, तो क्लॉक 1 और क्लॉक 2 का रीडिंग दिया गया है उस स्टैंडर्ड क्लॉक के रिस्पेक्ट में, और कितने दिन के लिए, पूरे 1 वीक के लिए दिया गया है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्लॉक के रिस्पेक्ट में क्लॉक 1 है और एक क्लॉक 2 है, और स्टैंडर्ड क्लॉक है हमारे पास एक जिसके इस दोनों को क्या है, कंपेयर करना है। और स्टैंडर्ड क्लॉक का जो टाइमिंग कितना है, 12 नून। तो अब इसमें बताना क्या है, इफ़ यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर प्रिसाइज टाइम इंटरवल। कैसा टाइम इंटरवल हमें चाहिए, प्रिसाइज टाइम इंटरवल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द 2 क्लॉक विल यू प्रीफर। तो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम किस क्लॉक को प्रीफर करेंगे, जो क्लॉक 1 और क्लॉक 2 से हमें मेजरमेंट किया है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड क्लॉक। तो दोनों क्लॉक का हमें 12 नून के रिस्पेक्ट में वैल्यू दिया गया है फ्रॉम डेट क्या, मंडे टू संडे। मंडे से लेकर के संडे तक का दोनों के लिए टाइमिंग दिया गया, क्लॉक 1 का भी और क्लॉक 2 का भी दिया गया है। तो बताना है कि कौन सा क्लॉक प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए बेटर होगा। तो हम पहले से पढ़ेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं मेजरमेंट करके, उनमें बहुत ज़्यादा आपस में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब आपस में वो क्लोज होनी चाहिए, आपस में बहुत वेरिएशन ना रहे, तो जिससे हम कि उस पर ट्रस्ट कर सकें। तो ऐसा वेरिएशन चाहिए हमें, ऐसा क्लॉक, तब हमें प्रिसाइज मेजरमेंट मिलेगा। तो हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि मंडे में एक क्लॉक 1 12 नून के रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड क्लॉक का 12 नून टाइम है, यहाँ लिख देना चाहें स्टैंडर्ड क्लॉक जिसकी टाइमिंग 12 नून। तो क्लॉक 1 हम देख रहे हैं मंडे से संडे तक का 12, 11 मिनट सेकेंड तक का वेरिएशन है। इसी तरह क्लॉक 2 में भी, तो इसमें जो वेरिएशन अगर हम मंडे का लिख दें 12, मतलब 12 बजकर मिनट नहीं दिया, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरह दिया क्लॉक 1 का। इसी तरह बाकी वैल्यू संडे तक। इसी तरह क्लॉक 2 का 12 के रिस्पेक्ट में कितना टाइमिंग बता रहा है, 10 बजकर 15 मिनट 6 सेकेंड, ये टाइमिंग दिखा रहा है। और इसका भी इसी तरह संडे तक का वेरिएशन दिया गया है। तो ये एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि 12 के रिस्पेक्ट में ये तो 12 के अकॉर्डिंग 12, 11 टाइमिंग दिखा रहा है, और एक क्लॉक 2 12 के जब 10 से है तो 10 के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपस में बहुत कम वेरिएशन है इसमें। और इस वेरिएशन को हम पहले फाइंड करेंगे
कि किस में वेरिएशन कम है फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लॉक 1 में कितने सेकंड का वेरिएशन आया टोटल एक हफ्ते का, फिर क्लॉक 2 में कितने सेकंड का वेरिएशन आया। जिसमें कम वेरिएशन होगा उसको हम प्रीफर करेंगे, क्योंकि प्रिसाइज मेजरमेंट वेरिएशन कम से कम होना चाहिए। तो अगर हम देखें अब यहाँ कि मंडे से संडे तक का जो वैल्यू दिया गया है उसमें कितना वेरिएशन आया, कितने सेकंड का। तो इसमें वेरिएशन देखने के लिए हमें कोई दो टाइम चूज करना पड़ेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो और सबसे लार्जेस्ट हो। तो इसमें अगर हम क्लॉक 1 का देखें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट है 11:62 ये सबसे लोवेस्ट है, और सबसे हाईएस्ट अगर उसमें खोजें तो 12:01 क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है और एक सबसे लोवेस्ट है। तो अगर इन दोनों टाइमिंग का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चलेगा कि एक हफ्ते में कितना वेरिएशन आया। तो सबसे हाईएस्ट जो है क्लॉक 1 का 12:01 इसमें से क्या करेंगे, सबसे लोवेस्ट वाला माइनस करेंगे। तो ये कितना है 11:62 तो अगर ये डिफरेंस निकाल दें हम तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा क्लॉक 1 का कितने सेकंड का वेरिएशन आया। क्योंकि वेरिएशन चेक करेंगे तभी हम पता कर पाएंगे कौन सा क्लॉक प्रिसाइज मेजरमेंट देगा। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ आ गया 2, 5 और यहाँ कितना होगा, ये 12 है तो इसको तो ये 61 हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ आएगा तो 60 मिनट, तो 1 मिनट था ना, हाँ तो ये 61 हो गया 2 और यहाँ 5 और यहाँ भी 0 मतलब 2 मिनट 52 सेकेंड। तो अगर टोटल सेकंड में देखें तो हम कितना आ जाएगा, ये 60 120 और ये 52 ऐड कर लेंगे, ये 52 नहीं आएगा, ये हाँ ये 4 होगा 42 162 सेकेंड का मतलब ये वेरिएशन दिखा रहा है। तो जैसे हमने इसका वेरिएशन पता किया है कि कितने वेरी कर रहा है, मतलब एक हफ्ते तक में ये 162 सेकेंड वेरी कर जाएगा। एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएगा, इससे इतना कम या इससे ज़्यादा हो जाएगा इतने सेकंड से, तो जो अच्छा नहीं है। इसी तरह अगर हम क्लॉक 2 में निकालें कि कितने सेकंड का वेरिएशन आ रहा है, तो क्लॉक 2 में भी हमें स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट टाइम चूज करना पड़ेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे हाईएस्ट टाइम देख लेते हैं इसमें, जैसे क्लॉक 1 में निकालें तो इसे क्लॉक 2 में। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट है 10:15 10:15 और सबसे जो लोवेस्ट है 10:14 तो इसका हमें डिफरेंस कर लेंगे तो वेरिएशन पता चल जाएगा। तो यही हमें सबसे पहले करना रहेगा इसमें। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 गया 1 और यहाँ ये 1 मिनट यहाँ आ जाएगा, तो 62 मीन्स 5, तो कितना आ जाएगा, यहाँ ये इसको 1 मिनट देगा तो 60 + 24 सेकेंड 4 हो गया, 84 सेकेंड आ जाएगा यहाँ, और यहाँ ये 14 मिनट हो जाएगा, चेंज कर दे रहे हैं। अब यहाँ कितना हो गया 84 सेकेंड, 1 8 मीन्स 5 31, ये सब 0 0 ही आ जाएंगे। तो कितने सेकंड का इसमें वेरिएशन आएगा, 31 सेकंड, जो कि कम है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू क्लॉक 1। तो हम देख रहे हैं कि क्लॉक 1 में ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है एक हफ्ते में, 162 सेकंड का आ रहा है। ये वैल्यू डायरेक्ट लिखें तो ये 162 सेकंड का आ रहा है, और क्लॉक 2 में कितने का है, 31 सेकंड। तो हम ऐसे ही क्लॉक को प्रीफर करते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए जिसमें वेरिएशन कम हो। तो वेरिएशन कम हमारा क्लॉक 2 है, इसलिए हम क्लॉक 2 को प्रीफर करेंगे। वैसे अगर हम देखें यहाँ पे एक चीज़
कि इसमें 12 के अकॉर्डिंग ही टाइम दिखा रहा है, लेकिन इसमें तो 10 बज का टाइम दिखा रहा है। तो इसको कैसे हम रिमूव करेंगे? यहाँ 10 के अकॉर्डिंग दिखा रहा है 12 टाइम को, और यहाँ तो मान लो 12-11 तक दिखा रहा था वेरिएशन। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर हम देखें, क्लॉक 1 का जो रीडिंग है एवरेज ले लिया जाए, अगर क्लॉक 1 के रीडिंग का एवरेज, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड क्लॉक के काफ़ी क्लोज है, लेकिन जो क्लॉक 2 का रीडिंग है वो स्टैंडर्ड क्लॉक से काफ़ी दूर है। तो इसमें दिक्कत क्या है? खाली इसमें 0 एरर का दिक्कत है, जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। 10 के जगह पे 12 करने के लिए उसका 0 एरर खाली सेट कर लेंगे, 10 के जगह पे इसको क्या करेंगे? 12 कर देंगे, तो वेरिएशन भी इसमें कम बना रहेगा। इसलिए हम क्लॉक 2 को प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए प्रीफर करेंगे, क्लॉक 1 और क्लॉक 2। तो इस तरह से एग्जाम्पल पूरा हो जाएगा, एग्जाम्पल 2.6। इसी तरह हमें करना है एग्जाम्पल 2.7, जिसमें हम ये समझेंगे कि एरर कैसे क्रिएट होता है, जो हम लोग पीछे पढ़े थे एक टॉपिक, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो ये इसका हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अब एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, इसी टॉपिक पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है हमारा 2.7। तो इसको करके हम थोड़ा सा एरर के बारे में क्लियर करेंगे कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू से कितना वेरिएशन आता है और कैसे हम एरर निकालते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल 2.7 लेंगे। तो इस एग्जाम्पल में एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया गया है, जिसमें कम से कम हमने 1 2 3 4 5 मेजरमेंट किया है। तो इसमें बताना है कि एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर कितना होगा और परसेंटेज एरर कितना होगा। तो ये 3 पॉइंट फाइंड करना हमें। एब्सोल्यूट एरर जो हम पीछे पढ़े हैं कैसे फाइंड करते हैं, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले जो हम इंडिविजुअल मेजरमेंट करते हैं उसका ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे, ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू। तो कैसे फाइंड होगा? हम डिफरेंट इंडिविजुअल मेजरमेंट का मीन ले लेंगे, अर्थमेटिक मीन, जिससे हमें ट्रू वैल्यू पता चल जाएगा। तो सबसे पहले एग्जांपल में हम टाइम पीरियड का क्या निकालेंगे? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो ए पार्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें ट्रू वैल्यू इज गिवन बाई, तो अलग अलग मेजरमेंट दिया है तो ट्रू वैल्यू के लिए क्या होगा? टी टाइम पीरियड, तो टी मीन निकालेंगे। अब जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है T1 T2 T3 जितना भी करेंगे डिवाइडेड बाय इतना नंबर। तो ये जो वैल्यू दिया गया इसमें टाइम पीरियड का इंडिविजुअल मेजरमेंट में, पहला हमारा है 2.63 है, दूसरा 2.56, ये इंडिविजुअल मेजरमेंट है। उसके बाद प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, ये हमारा इंडिविजुअल मेजरमेंट है। टोटल नंबर से इसको डिवाइड कर दें तो हमें ये ट्रू वैल्यू पता चल जाएगा टाइम पीरियड का। तो ये सॉल्व करने पाएगा हमारा 2.62 सेकेंड। इस तरह से हमारा ट्रू वैल्यू निकल गया। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें इंडिविजुअल मेजरमेंट के साथ डिफरेंस लेंगे और उसी डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ले लें तो हमें एब्सोल्यूट एरर पता चल जाएगा। तो अब करना क्या रहेगा? इसके बाद हमें डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके बाद इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ट्रू वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। अब एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या है, एक एक स्टेप में फाइंड करेंगे। तो इसमें अब लिखेंगे द एरर्स इन द मेजरमेंट आर, एरर्स इन द मेजरमेंट आर, कितने का एरर आएगा इंडिविजुअल मेजरमेंट का?
तो इस ट्रू वैल्यू के साथ क्या है, डिफरेंस लेंगे। तो जैसे पहला जो हमारा मेजरमेंट है इसके साथ डिफरेंस ले लेंगे तो पता चल जाएगा कितने का एरर है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबके लिए लिखेंगे। जैसे पहला जो हमारा मेजरमेंट है 2.63, तो इसके साथ कितने का एरर आ जाएगा, यार 2 पहला मेजरमेंट 63 माइनस 2.62, तो ये कितने का आएगा 0.01 सेकेंड। चाहे हम इंडिविजुअल मेजरमेंट में से ट्रू वैल्यू को माइनस करें या ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल मेजरमेंट को माइनस करें, दोनों में सेम आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में होता है एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह जो हमारा दूसरा इंडिविजुअल मेजरमेंट है वो है 2.56, तो 2.56 माइनस ट्रू वैल्यू, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस में आएगा तो कितना होगा 0. ये आ जाएगा यहाँ 6 और यहाँ 0.06 सेकेंड। इसी तरह जो तीसरा हमारा है 2.42, इसका फिर निकाल लेंगे कितना आएगा, 2.42 का एरर, ये इंडिविजुअल मेजरमेंट 2.42 माइनस 2.62 जो ट्रू वैल्यू है, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस 0.20 आएगा सेकेंड एरर। फिर इसी तरह 2.71 का निकालेंगे 2.62 के साथ, फिर 2.80 का निकालेंगे। तो इससे जो हमारा एरर्स क्रिएट होगा, पहले इसमें आएगा 0.09 सेकेंड और इसमें 0.18 सेकेंड। तो इस तरह इंडिविजुअल मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू के साथ एरर पता चल गया। तो चाहे प्लस में हो या माइनस में, एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरह अगर हम अलग अलग निकाले हैं तो रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल जो अलग अलग एरर आया है, तो इसको हम थोड़ा समझ लें कि 0.01 सेकेंड एरर का मतलब क्या है कि जो ट्रू वैल्यू हमारा था 2.62 आया था, जिसको हम मीन वैल्यू भी कहते हैं, और हमने जो मेजरमेंट किया इंडिविजुअल वो किया 2.63, तो कितने का वेरिएशन आया, तो वेरिएशन आया 0.01 सेकेंड, मतलब ये इतने का हमने एरर क्रिएट किया इसमें। तो इस तरह से हम आगे एरर निकालेंगे, एरर कम्बिनेशन ऑफ एरर। तो यहाँ पहले से हम देख लें कि कितना एरर कैसे आ रहा है ड्यू विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल मेजरमेंट। तो पहले वाले में जैसे इतने का एरर आया, इसी तरह दूसरे में एरर कितने का आया, तीसरे में। तो जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर क्रिएट होता है, और वो एरर कितना क्रिएट हुआ तो हम ट्रू वैल्यू के साथ इंडिविजुअल मेजरमेंट का अगर डिफरेंस कर लें तो हमें एरर पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए हम सभी ये इंडिविजुअल एरर जो आए हैं इसका मीन ले लेंगे। तो जैसे हम इसको कह सकते हैं डेल्टा T1 डेल्टा T2, तो क्या करें अब इसका मीन लेने मतलब डेल्टा T मीन, हियर डेल्टा T मीन। जैसे T मीन निकाले थे तो रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा T मीन निकालेंगे। तो कितना कितना हमारा वैल्यू है, इसको मैग्नीट्यूड में रख करके हम T मीन निकालेंगे। तो पहला हमारा है 0.01 प्लस, ये माइनस में है लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.06, ये जो दूसरे में एरर क्रिएट किए थे उसकी वैल्यू, प्लस तीसरे में ये भी प्लस हो जाएगा मैग्नीट्यूड में 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई कितना टोटल नंबर 5। तो इससे हमारा पता चलेगा व्हाट इज डेल्टा टी मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्योंकि रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए हमें मीन एब्सोल्यूट एरर पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दिया गया डेल्टा टी मीन, इसको हम क्या कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। और अगर इसको अब हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.11 सेकेंड, सॉल्व करके आएगा डेल्टा टी मीन। तो इस तरह अगर हम देखें अब तो हमारा जो टी मीन आया था और ये डेल्टा टी मीन,
इसकी वैल्यू किस रेंज में वेरी कर रही है यहाँ से निकाल लेंगे। तो कितना टी मीन की वैल्यू हम लिखे थे, अभी निकाले थे, व्हाट इज टी मीन, इट इज़ 2.62 सेकेंड। तो अब इस एरर के अकॉर्डिंग हमारा कितना वेरिएशन आएगा, कितना लोवेस्ट से कितने हाईएस्ट तक वेरी करेगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारा रेंज ऑफ वेरिएशन क्या है, जिससे कि हम रिलेटिव एरर फाइंड कर लें। तो इसके बाद हम लिखेंगे हैंस द गिवन मेजरमेंट इज, कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको निकालेंगे तो t इक्वल टू लिखेंगे अगर टाइम पीरियड, तो एरर के साथ टी मीन आया था 2.62 प्लस माइनस एरर को रखेंगे इसके साथ, कितना होगा 0.11 सेकेंड में। अब इससे एक बार हमारा मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा और इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगा। तो मिनिमम के लिए माइनस साइन ले लेंगे और मैक्सिमम के लिए प्लस साइन ले लेंगे। तो किस तरह ये वेरी करेगा 10, अगर हम मिनिमम वैल्यू पहले निकालें यहाँ से, तो 2.62 माइनस 0.11 तो कितना आ जाएगा, 2 मीन्स 1.5 और यहाँ आ जाएगा कितना 2.51। एक वेरिएशन माइनस के अकॉर्डिंग आया 2, दूसरा वेरिएशन प्लस के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, तो ये इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2.73 सेकेंड। तो इस तरह हमारा जो वेरिएशन आ रहा है टाइम पीरियड का 2.51 से 2.73 सेकेंड तक का वेरिएशन दे रहा है। अब हमें करना क्या रहेगा, हमें देखेंगे कि रिलेटिव एरर कितना होगा, इसके बाद क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एरर। तो हम देख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उसमें हम 10th प्लेस पर ये देख सकते हैं क्या आ रहा है, इसमें एरर क्रिएट हुआ। यहाँ देखिए 10th प्लेस पे 1 है, यहाँ 0, यहाँ 2 है, 0 0। तो 10th प्लेस पे ही क्या है, हमारा एरर क्रिएट हो जा रहा है। तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी टाइम की, तो इसको हम क्या है 10th प्लेस तक ही कंसीडर करेंगे, 100 प्लेस तक नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी 10th प्लेस तक ही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इन मोर करेक्ट फॉर्म द टाइम पीरियड इज गिवन बाई, और करेक्ट फॉर्म में इसको लिखें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा इन मोर करेक्ट फॉर्म टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से जो टी की वैल्यू आई थी इस तरह, तो 2.6 प्लस माइनस 0.1, क्योंकि इसका भी 10th प्लेस तक वैल्यू लिया है तो इसका भी 10th प्लेस के अकॉर्डिंग ही वैल्यू होगा। तो 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, इस तरह हमारा ये टाइम आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद रिलेटिव एरर निकालेंगे और परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो रिलेटिव एरर के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, उसी से यूज करेंगे। तो ये है रिलेटिव एरर, कितना हो जाएगा, रिलेटिव एरर मतलब कि डेल्टा टी मीन अपान टी मीन। तो डेल्टा टी मीन हमारा कितना आया है, ये हमारा डेल्टा टी मीन होगा और ये हमारा टी मीन, तो कितना आ जाएगा 0.1 अपान 2.6। अब इसको सॉल्व करें, ये रिलेटिव एरर आ गया है तो इसको चाहे सॉल्व कर सकते हैं या यहीं तक छोड़ दें। इसके बाद हमें निकालना रहेगा परसेंटेज एरर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.038, और अगर इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये हो जाएगा 0.08 को रिप्लेस करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 4। ये इतना इसका रिलेटिव एरर आ गया। अब परसेंटेज एरर के लिए सिंपली परसेंटेज निकाल लें इसी वैल्यू का, देन परसेंटेज एरर कितना होता है, इसी रिलेटिव एरर को परसेंट में लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 100, मतलब आ जाएगा 4%। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर तीनों कैलकुलेट कर लिए
और ये हमारा वैल्यू आया। यहाँ पे राउंड ऑफ किया गया है, जिसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि कैसे राउंड ऑफ किया जाता है, या आप लोग पता होगा। ओके, थैंक यू।